नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण में वाक्य का, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रिट में भी है, इसके अलावा राजस्थान एसआई में भी है, एलडीसी में भी है, पटवारी में भी है, और अभी जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी होने वाली है, एग्जाम होने वाली है 11 फरवरी को, उसमें भी ये टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं और यह है हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य। इससे पहले मैं आपको वर्णमाला कंप्लीट करवा दिया हूँ अपने चैनल पर, और समास का पार्ट भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, और वर्णमाला, समास, बहुत सारे अन्य टॉपिक भी मैंने करवा रखे हैं। अब जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वाक्य। वाक्य आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य की परिभाषा, कि वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, वाक्य की परिभाषा कि वाक्य कहते किसे हैं, तो ध्यान रखना, निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य। अर्थात निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। वाक्य किसे कहेंगे, जो शब्द हैं उनका निश्चित क्रम होना चाहिए, निश्चित क्रम में व्यवस्थित, पूर्ण अर्थ को, वे शब्द अपने आप में पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करते हो। निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कि एक तो शब्दों का क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए, पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त होना चाहिए, और शब्दों के सार्थक समूह होना चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अर्थात दूसरी जो परिभाषा आती है वह परिभाषा होती है शब्दों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो ध्यान रखना, पहली परिभाषा जो है वो हम पढ़ेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अगर आप बताओ ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। वापस देखते हैं, दूसरे कलर पे अपन देखते हैं इसमें। अगर नहीं दिखे तो आप कमेंट करके बता देना भाई। पहली परिभाषा हम देख रहे हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। किसके अनुसार देख रहे हैं भाई, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यदि हम परिभाषा को देखते हैं तो ध्यान रखना, इसकी परिभाषा होती है कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित। ध्यान देना भाई, अभी मैंने बोला था आपको कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ को, निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ को, पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्दों के समूह को, समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। यह आपकी परिभाषा हो गई कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। ये परिभाषा आपकी एग्जाम में भी आई हुई है। हमने आज तक परिभाषा पढ़ी है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन अगर ये परिभाषा आए तो हमें कंफ्यूज हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, निश्चित क्रम में व्यवस्थित अर्थात शब्दों का निश्चित क्रम होना चाहिए, पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले होने चाहिए, और सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा, वाक्य कहते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कहूं दूसरी परिभाषा, अगर हम एक परिभाषा की बात कर लिए, पहली परिभाषा हो गई, अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो दूसरी परिभाषा होती है सामान्य परिभाषा, जो हमारे किताबों में हमारे पास मिल जाती है। सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, सामान्य परिभाषा देखिए बेटा, आराम से देखना, कहीं आपको दिक्कत आए बोल देना भाई। सामान्य परिभाषा, अब सामान्य परिभाषा क्या होती है वो भी देख लीजिए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक, शब्दों के सार्थक
समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये बताओ समझ में आया कि नहीं है? दोनों परिभाषा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, किनके सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं बेटा? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो मेरी बात को ध्यान रखना, किनके सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो ध्यान रखना गुरुजी ये शब्द किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि गुरुजी शब्द किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यदि वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है, शब्दों का सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो वाक्य नहीं होगा। ये तो रही परिभाषा की बात। बताओ दोनों परिभाषाएं समझ में आई कि नहीं आई? अब हम बात करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं हम, वाक्य के तत्व। अगला हमारा टॉपिक है बेटा वाक्य के तत्व। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व। तो ध्यान रखना मुख्यतः वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। मुख्यतः वाक्य के कितने तत्व होते हैं बेटा? 6 तत्व होते हैं। तो आपसे कोई पूछे वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो ध्यान रखना वाक्य के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। अब आप कहोगे सर 6 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वह देखिए आप लोग वाक्य के 6 तत्वों में पहला तत्व आता है पदक्रम। पहला तत्व कौन सा आता है बेटा? पदक्रम। ठीक है। दूसरा जो तत्व आता है वह कौन सा आता है बेटा? सार्थकता। दूसरा तत्व कौन सा आता है? सार्थकता। कौन सा आता है बेटा? सार्थकता। और तीसरा जो आता है वह कौन सा आता है? पदक्रम हो गया, सार्थकता हो गया, और तीसरा हो गया भाई योग्यता। तीसरा कौन सा हो गया? योग्यता। तीसरा तत्व होता है योग्यता। और चौथे तत्व की हम बात करते हैं तो चौथा तत्व होता है आपका पदक्रम हो गया, सार्थकता हो गया, योग्यता हो गया। इसके अलावा चौथा तत्व होता है आकांक्षा। क्या होता है भाई? आकांक्षा। और जो पांचवा तत्व होता है वह होता है आसक्ति। पांचवा तत्व कौन सा होता है बेटा? आसक्ति। कौन सा होता है बेटा? आसक्ति। इसे हम निकटता भी बोल सकते हैं। ठीक है। और छठा जो तत्व होता है उसे हम कहते हैं अन्वय। अतः हमारा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वाक्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? तो ध्यान रखना वाक्य के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, पदक्रम, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय। हाँ भाई, पदक्रम, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय, ये कितने हैं भाई? 6 तत्व होते हैं। अब 6 तत्वों की हम बात करते हैं यदि, तो 6 तत्व कौन कौन से होते हैं ये भी हम देखते हैं। हाँ, अब आप कहोगे सर पदक्रम कैसे? अर्थात वाक्य जो होता है उसमें शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। अर्थात वाक्य में जितने भी पद होते हैं और जितने भी पद और शब्द में क्या अंतर है, ध्यान रखना। अगर मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा राम, ये तो क्या है बेटा? शब्द है। और अगर मैंने राम के आगे कुछ भी लिख दिया, अर्थात पहले कुछ लिख दिया या अंत में कुछ लिख दिया, तो ध्यान रखना वो क्या हो जाते हैं? पद हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम बाजार, मैंने क्या लिखा? राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ये लिखा ना। तो राम भी क्या है? शब्द है, सॉरी पद है। ये भी क्या है? पद है। ये भी क्या है? पद है। और ये भी क्या है? पद है। तो ध्यान रखना अगर राम अकेला आता तो क्या होता? शब्द। अब राम किनके साथ आ रहा है? इन शब्दों के साथ आ रहा है, तो ये क्या हो गए? पद। तो मैंने कहा अगर वाक्य में पदों का सही क्रम है तो वह पूर्ण वाक्य है, अन्यथा वाक्य नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया राम, सॉरी, राम जाता, राम जाता, राम जाता बाजार है, राम जाता बाजार है। बताओ ये सही है क्या? नहीं सही है, ये गलत है। तो ध्यान रखना है इसका पदों का सही क्रम नहीं है। इसमें क्या सही होना चाहिए? राम बाजार, राम बाजार जाता
है, राम बाजार जाता है। तो ध्यान रखना यदि वाक्य में पदों का सही क्रम है तो वहां वाक्य होगा, अन्यथा वाक्य नहीं होगा। तो ध्यान रखना पहली बात तो हमें वाक्य में किस चीज को देखना है, पदों के क्रम को देखना, अर्थात पदक्रम सही होना चाहिए। दूसरी बात आती है सार्थकता की। अब हम बात करते हैं सर सार्थकता क्या है। तो ध्यान रखना सार्थकता में मैं अगर आपसे कहूं तो ध्यान रखना कोई भी शब्द जो आएंगे, कोई भी पद आएंगे, उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मैं, तू, मैं, मैं, तू, कुछ, ये कुछ शब्द ही नहीं लिख रहे ना, कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा, अतः ये क्या हो गया, सार्थकता नहीं है इसके अंदर, तो ये गलत हो गया। अब बात आती है योग्यता। योग्यता किसे कहते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग फोकस करना। योग्यता किसे कहते हैं, ध्यान रखना वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है वह समय व स्थान के आधार पे हो रही है तो सही है, अन्यथा नहीं है। तो ध्यान रखना योग्यता किसे कहते हैं, वाक्य में क्रिया, जो वाक्य में जो क्रिया होगी, वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया समय व स्थान के आधार पर होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया समय व स्थान के आधार पर होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया समय व स्थान के आधार पर होनी चाहिए, होनी चाहिए। वाक्य में जो क्रिया होती है वह समय व स्थान के आधार पर होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर वो कैसे, तो ध्यान रखना जैसे वाक्य में करता, मैंने कहा हनुमान जी जींस और टी शर्ट पहन के लंका गए, तो इस समय कार्य क्या, लंका गए थे, तो हनुमान जी जींस और टी शर्ट पहन के लंका गए थे। तो एक बात बताओ, उस समय उस युग में गए थे हनुमान जी, तो क्या उस युग के अंदर जो लंका जाने का कार्य हो रहा है वो समय स्थान के अनुसार होना है क्या, क्या उस समय जींस और टी शर्ट का जो प्रचलन था वो सही है क्या, उस समय कोई जींस टी शर्ट का प्रचलन नहीं था। तो कार्य जो है वो समय और स्थान के आधार पर होना चाहिए। वाक्य में जो समय व स्थान के आधार पर होनी चाहिए, सॉरी वाक्य में क्रिया, मैंने यहाँ पर क्रिया नहीं लिखी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया समय व स्थान के आधार पर होनी चाहिए। ध्यान रखना वाक्य में क्रिया समय व स्थान के आधार पर होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे मैंने कहा श्याम शेरनी का दूध दूता है, तो बताओ क्या दूध दूहने का काम जो हो रहा है वो क्या शेरनी का कोई दूध निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर ध्यान रखना वाक्य में जो क्रिया होती है वह समय और स्थान के आधार पे हो रही है। सीताजी जींस और टॉप पहन के लंका गई थी, तो उस समय क्या जींस और टॉप का प्रचलन था क्या, नहीं था। तो ध्यान रखना जो क्रिया हो रही है वो समय और स्थान के आधार पर होनी चाहिए। शाम रात के 2 बजे पढ़ने के लिए शमशान घाट जाता है, तो एक बात बताओ, पढ़ने के लिए क्या शमशान घाट जाने का उचित है क्या, और रात के 2 बजे जाने का क्या पढ़ने है क्या, क्या जो क्रिया हो रही है वो समय के आधार पे और स्थान के आधार पे नहीं हो रही है, इस कारण उसमें योग्यता संबंधी दोष होता है। बात करते हैं आकांक्षा की। आकांक्षा किसे कहते हैं, ध्यान रखना वाक्य में कुछ भी जानने की इच्छा शेष है तो वह वाक्य नहीं है, और वहां पर कौन सा तत्व प्रभावी है, आकांक्षा तत्व प्रभावी है। अर्थात वाक्य में कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। अगर वाक्य में कुछ भी जानने की इच्छा शेष है, अगर मैं कोई वाक्य बोल रहा हूं और आप बोल रहे हो सर आगे क्या, तो वो वाक्य पूर्ण कभी भी नहीं होगा, वो अपूर्ण वाक्य होगा। वहां पर कौन से तत्व की कमी होगी, आकांक्षा तत्व की कमी होगी। जैसे मैंने बोला राम ने कहा, कुछ बोला, अब आप लोगों को ये लगा सर क्या कहा, तो यहां पर कुछ भी जानने की इच्छा जहां पर शेष हो जाती है वहां पर कौन सा होता है, आकांक्षा होता है। तो आप लोग ध्यान रखना वाक्य में कुछ भी जानने की इच्छा यदि शेष रहती है तो वहां कौन से तत्व की कमी रहती है, आकांक्षा। बात आती है आसक्ति की, किसकी बात आती है बेटा, आसक्ति की। आसक्ति को अगर हम देखते हैं तो ध्यान रखना दो शब्दों के बीच में एक वर्ण जितना अंतराल है तो वाक्य सही है, और अगर आपने एक शब्द यहां लिख दिया, एक शब्द यहां लिख दिया, तो यह शब्द क्या है, गलत है। तो ध्यान रखना दो शब्दों के बीच में या दो पदों के बीच में एक वर्ण जितना अंतराल होना चाहिए। मैंने कहा दो पदों के बीच में, दो पदों के बीच में, दो पदों के बीच में एक वर्ण जितना अंतराल, एक वर्ण जितना एक वर्ण जितना अंतराल होना चाहिए, एक वर्ण जितना अंतराल
होना चाहिए। ध्यान रखना, दो पदों के बीच में यदि एक वर्ण जितना अंतराल है तो वह वाक्य सही है, अन्यथा गलत है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर राम, एक शब्द यहाँ पर लिख दिया मैंने श्याम, तो ध्यान रखना ये जो लिखा गया प्रारूप है ये क्या है, गलत है। अर्थात दो पदों के बीच में केवल एक वर्ण जितना अंतराल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया श्याम। ध्यान रखना इसमें ज्यादा अंतराल नहीं है, एक वर्ण जितना ही अंतराल होता है। वहां पर अगर वाक्य में दो पदों के बीच में एक वर्ण से ज्यादा अंतराल दिखता है तो वहां पर आसक्ति संबंधित तत्व की कमी होगी। बात करते हैं हम अन्वय की। अन्वय में क्या होता है कि कर्ता के जो लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार, क्रिया के अनुसार होने चाहिए। कर्ता के जो लिंग और वचन है, कर्ता के जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होने चाहिए, कर्ता के लिंग वचन क्रिया के अनुसार होने चाहिए। किसके अनुसार होने चाहिए, क्रिया। किसके अनुसार बेटा, क्रिया के अनुसार होनी चाहिए। तो वहां पर कौन सा होता है, अन्वय। ध्यान रखना मैंने कैसा, जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को लिख दिया, यहां पर लिख दिया राम बाजार जाती है, राम बाजार जाती है। तो यहां राम क्या है, पुल्लिंग। राम क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ये जाती है, ये क्या है बेटा, क्रिया स्त्रीलिंग है। क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात कर्ता के अनुसार ही क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं है तो वहां पर कौन सा दोष हो जाएगा, कौन से तत्व की कमी हो जाएगी, अन्वय तत्व की कमी हो जाएगी। तो बताओ यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने परिभाषा देखी थी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सामान्य परिभाषा हमने देखी थी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात किनके सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के। तो गुरुजी शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। इसके आगे हमने देखा था कि वाक्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। प्रश्न आ सकता है निम्न में से वाक्य के तत्व है या नहीं है। अतः हमें 6 के 6 तत्व याद करना होगा। पदक्रम, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय। पदक्रम क्या होता है, वाक्य में पदों का सही क्रम होना चाहिए। अगर वाक्य में पदों का सही क्रम नहीं है तो वहां पर पदक्रम संबंधी दोष हो सकता है, अतः तत्व की कमी हो सकती है। सार्थकता, वाक्य में जो भी पद आ रहे हैं उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना होना चाहिए, अन्यथा वह भी गलत हो जाता है। योग्यता, वाक्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता के समय व स्थान के आधार पर होनी चाहिए। वाक्य में जो क्रिया होती है वह समय व स्थान के आधार पर है तो योग्यता संबंधित तत्व है, अन्यथा नहीं है। अगर मैं बात करूं आकांक्षा, कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में कुछ भी जानने की इच्छा शेष रह रही है तो वहां पर वह वाक्य नहीं है। तो अर्थात वाक्य में कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। हम बात करते हैं आसक्ति। तो ध्यान रखना दो पदों के बीच में यदि एक वर्ण से ज्यादा, एक वर्ण के ज्यादा से अंतराल हो जाता है तो वह पदों के बीच अंतराल की वजह से वहां पर आसक्ति संबंधी दोष हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के बीच में एक वर्ण, दो पदों के बीच में एक वर्ण जितना अंतराल होना चाहिए। अन्वय में मैंने बताया कर्ता के लिंग वचन क्रिया के लिंग वचन के अनुसार होने चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दिया। आगे जब हम बात करते हैं, आगे जब बात करते हैं तत्व की बात हमारी हो गई। अब हम आगे बात करेंगे किसकी बेटा, वाक्य के अंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वाक्य के अंग की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना बेटा वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, 3 अंग। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं बेटा, सॉरी, वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बेटा, 2 अंग होते हैं। अब वो 2 अंग कौन कौन से होते हैं, पहला जो अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उद्देश्य। पहला अंग है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। और दूसरा जो अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य की, फिर हम बात करते हैं विधेय की। उद्देश्य किसे कहते हैं, इस चीज को समझ लेना आप लोग। वाक्य जो होता है उस वाक्य में प्रयुक्त कर्ता या कर्ता का विस्तारक ही क्या होता है, उद्देश्य। और यदि वाक्य में कर्ता का विस्तारक नहीं दे रखा है तो स्वयं कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य। विधेय किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर्म
तथा कर्म का विस्तारक क्या होता है, विधेय होता है। और यदि वाक्य में कर्म का विस्तारक नहीं दे रखा है तो स्वयं कर्म ही क्या होगा, विधेय होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य। वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही क्या होता है, विधेय। और कर्ता का विस्तारक दे रखा है तो कर्ता का विस्तारक और कर्ता स्वयं उद्देश्य होंगे। कर्म का विस्तारक दे रखा है तो कर्म का विस्तारक और कर्म क्या होंगे, विधेय होंगे। अब आप यहाँ ये प्रश्न पूछ सकते हो कि सर ये विस्तारक क्या होता है, इस चीज को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य को देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, उद्देश्य को। उद्देश्य को अगर हम देखते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, तो इस चीज को समझने का प्रयास करना। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता तथा वाक्य में प्रयुक्त कर्ता तथा कर्ता के विस्तारक को, कर्तारक के विस्तारक को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता तथा कर्ता के विस्तारक को क्या कहते हैं बेटा, उद्देश्य कहते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे मैंने बोला मेरा बड़ा भाई सोहन, मेरा बड़ा भाई सोहन आगरा जाता है, मेरा बड़ा भाई सोहन आगरा जाता है, यही है ना वाक्य। तो ध्यान रखना इसमें कर्ता कौन है, सोहन। तो ध्यान रखना यदि कर्ता से ठीक पहले जो कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, कर्ता का विस्तार। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता व कर्ता का विस्तारक क्या होता है, उद्देश्य। यदि कर्ता का विस्तारक नहीं दे रखा, फिर बोल रहा हूं, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, यदि ये कर्ता का विस्तारक, ध्यान रखना ये कर्ता का विस्तारक नहीं दे रखा होता है तो फिर स्वयं कर्ता ही क्या होता है, विधेय होता है। स्वयं कर्ता ही क्या होता है, विधेय होता है। अब देखो मेरा बड़ा भाई सोहन आगरा जाता है, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, सोहन। और सोहन से पहले जो कुछ लिखा होता है, कर्ता के पहले जो कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, कर्ता का विस्तारक। अतः यहाँ पर कर्ता का विस्तारक क्या है, मेरा बड़ा भाई सोहन। मेरा बड़ा भाई ये क्या है, कर्ता का विस्तारक। कर्ता कौन है, सोहन। तो मैंने कहा यदि वाक्य में कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक दे रखा है तो पूरा का पूरा क्या होगा, उद्देश्य। अतः इस वाक्य में मेरा बड़ा भाई सोहन, ये तो क्या है बेटा, उद्देश्य। ये तो क्या है बेटा, उद्देश्य। और आगरा जाता है, अर्थात उद्देश्य के ठीक आगे जो कुछ लिखा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, विधेय होता है। अतः ये पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, विधेय होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इस वाक्य को अलग चेंज करता हूं, जैसे मैंने इस वाक्य में लिखा, मैंने यहां पर लिखा श्याम आगरा जाता है, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, श्याम। अब ये इससे ठीक पहले कोई उद्देश्य विस्तारक है क्या, नहीं है। अतः ये तो क्या हो गया बेटा, ये तो क्या हो गया, उद्देश्य। ये तो क्या हो गया, उद्देश्य। और मैं एक बात फिर बोल रहा हूं, उद्देश्य के ठीक आगे जो कुछ लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। अतः हम अगर विधेय की परिभाषा देखते हैं तो विधेय किसे कहते हैं, एक तो होता है कर्म। विधेय किसे कहते हैं, कर्म तथा कर्म के विस्तारक को, कर्म तथा कर्म के विस्तारक को, कर्म तथा कर्म के विस्तारक को, कर्म तथा कर्म के विस्तारक को क्या कहते हैं भाई, विधेय कहते हैं। जैसे मैंने कहा या अपन ऐसे बोल सकते हैं, कर्ता के आगे जो कुछ लिखा होता है वही क्या होता है, विधेय होता है। तो या अपन ऐसे बोल सकते हैं, कर्ता के आगे, कर्ता के आगे अर्थात बाद में, कर्ता के आगे अर्थात बाद में जो भी लिखा होता है, कर्ता के बाद में जो भी लिखा होता है, जो भी लिखा होता है, जो भी लिखा होता है वह क्या है, विधेय। वह क्या है, विधेय है। बताओ यहां तक समझ में आया ना। अतः ऊपर वाले वाक्य में क्या हो गया, कर्ता कौन है, श्याम। श्याम के आगे क्या लिखा हुआ है,
आगरा जाता है, ये सारा का सारा क्या हो गया भाई, विधेय। ये क्या हो गया, विधेय हो गया। बताओ उद्देश्य और विधेय समझ में आया कि नहीं आया। उद्देश्य कर्ता, विधेय कर्म, और कर्ता का विस्तारक दे रखा है तो वह भी क्या होगा, उद्देश्य। कर्म जो है वो विधेय होगा, कर्म से पहले भी कुछ लिखा हो तो वो सारा का सारा क्या होता है, विधेय होता है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत है। अभी मैं आपको 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। आज की हमारी जो क्लास थी वाक्य की क्लास थी, और वाक्य की क्लास में हमने सबसे पहले परिभाषा देखी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य। और वाक्य की सामान्य परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। भाई किन के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को। सर शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में मैंने आपको बताया वाक्य के तत्व। हिंदी में वाक्य के मुख्यतः तत्व कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, पदक्रम, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय। इन सबको भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। आगे मैंने बताया वाक्य के अंग। वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है या कर्ता के ठीक पहले जो कुछ लिखा होता है जिसे हम कर्ता का विस्तारक कहते हैं। तो स्वयं कर्ता का विस्तारक और कर्ता ही क्या होते हैं, उद्देश्य। और उस कर्ता के ठीक आगे जो कर्म लिखा होता है या उसका कोई विस्तारक लिखा होता है कर्म का, तो वहां सब क्या होता है, विधेय होता है। ये चीज भी हमने पढ़ ली है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये आपको 2 एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा, अगली बात चलेगी, वह चलेगी वाक्य के भेद। वाक्य के भेद की बात चलेगी। अब किसकी बात चलेगी, वाक्य के भेद की बात चलेगी। जिसमें पहला भेद अगर हम देखते हैं तो पहला भेद देखेंगे रचना के आधार पे। किसके आधार पे, रचना के आधार पर। किसके आधार पे बेटा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। और रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं बेटा, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सरल या साधारण वाक्य। या तो सरल बोल दो या फिर क्या बोल दो, साधारण वाक्य बोल दो। दूसरा कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा होता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, सरल व साधारण वाक्य की। किसकी बात करेंगे, सरल व साधारण वाक्य की। अगर हम बात करते हैं तो पहला जो हमारा वाक्य होता है वह होता है सरल, या हम इसको बोल सकते हैं साधारण वाक्य। कौन सा बोल सकते हैं बेटा, साधारण वाक्य। अब देखिए भाई सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। किसकी बात करते हैं, परिभाषा की। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा क्या होती है, ध्यान रखना, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। इसकी और भी पहचान होगी, वो हम पहले एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य जिस वाक्य में सॉरी जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय एक विधेय या एक उद्देश्य तथा 2 विधेय 2 विधेय, या ये परिभाषा ही है भाई, या 2 उद्देश्य तथा एक विधेय विधेय हो, वहां कौन सा वाक्य होता है,
साधारण वाक्य होता है। ध्यान रखना, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, क्या हो बेटा, एक उद्देश्य हो और एक ही क्या हो, विधेय हो, वहां पर कौन सा वाक्य होगा, साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और दो विधेय हो, वहां भी कौन सा वाक्य होगा, साधारण वाक्य। जिस वाक्य में दो उद्देश्य हो और एक ही क्या हो, विधेय हो, वहां भी कौन सा होगा, साधारण वाक्य। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रहे। अगर वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है तो वहां पर कौन सा होगा, साधारण। सर कैसे, जैसे राम बाजार जाता है, इसमें उद्देश्य कौन है, राम, और काम क्या कर रहा है, बाजार जाने का। एक ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाजार जाने का। तो एक उद्देश्य एक ही विधेय हो गया, वहां पर कौन सा हो गया, साधारण वाक्य। एक उद्देश्य दो विधेय की बात करते हैं। मैंने कहा पूजा ईमानदार और परिश्रमी है। पूजा एक उद्देश्य है कि नहीं है, और दो विधेय है। एक उद्देश्य पूजा हो गया, पूजा ईमानदार और परिश्रमी है, ईमानदार और परिश्रमी है। तो एक तो ईमानदार कर्म हो गया, एक परिश्रम, तो दो विधेय हुआ कि नहीं हुआ। तो एक उद्देश्य जहां दो विधेय हो वहां भी कौन सा होता है, साधारण वाक्य। दो उद्देश्य और एक विधेय हो, मैंने कहा श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम बुद्धिमान है, राम और श्याम बुद्धिमान है। तो राम और श्याम दो करता है कि नहीं है, तो दोनों क्या हो गए, दो उद्देश्य, लेकिन दोनों क्या है, बुद्धिमान है, वहां पर क्या हो गया, एक विधेय। तो कौन सा हो गया बेटा, सरल व साधारण वाक्य हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यदि वाक्य में कर्ता अनेक हो, राम और श्याम तथा गीता और सीता, राम और श्याम तथा गीता और सीता बाजार से केले खरीदते हैं, यहाँ कर्ता तो कितने हैं, चार, लेकिन उन सबकी मुख्य क्रिया क्या है, एक। ध्यान रखना, यदि वाक्य में कर्ता अनेक हो अर्थात उद्देश्य तो अनेक हो लेकिन उन सबकी मुख्य क्रिया एक होती है, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, आपका सरल व साधारण वाक्य होता है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग बता दीजिए। आज तक इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।